सीरिया से मदद की नाकामयाबी के बाद क्लियोपैट्रा के लिए कोई विकल्प नहीं बचा था। ये परिस्थिति उसके लिए करो या मरो से कम नहीं थी। यूं तो क्लियोपैट्रा को अभी भी दमास्कस में इकट्ठा हुए उन लोगों से मिलना था जो उसकी मदद करने के लिए राजी हो गए थे, पर उदास क्लियोपैट्रा ने सैनिक एसम से कहा, दमास्कस में इकट्ठा हुए लोगों को वापस अपने घर जाने का संदेश भिजवा दो। अब उनकी जरूरत नहीं। एक बार फिर सोच लीजिए, आखिर बूंद बूंद से ही तो सागर बनता है। एसम ने क्लियोपैट्रा को हौसला दिलाते हुए कहा, वो तब बनता है जब बूंद को ठहरने के लिए सागर की गहराई मिलती है। ये कह क्लियोपैट्रा चुपचाप आगे बढ़ गई। कुछ समय तक चलने के बाद उसने अचानक एसम से कहा, यहीं रुक जाओ। एसम ने घोड़े को लगाम दी और हैरानी से कहा, आखिर महारानी रोम की छावनी के पास क्यों रुक गई? दूसरी तरफ रोम के सेनापति अपने राजदूत के साथ इजिप्ट की सीमा तक पहुंच ही गए थे कि अचानक उन्होंने अपना घोड़ा धीमा कर लिया। क्या बात है सेनापति जी, सब ठीक तो है? राजदूत ने पूछा। रेत में दूर तक अपनी नजरें गड़ाए सेनापति ने कहा, प्रकृति भी क्या खेल खेलती है। जिस राज्य को ईश्वर ने इतनी सुंदरता दी, पवित्र नील नदी के पास बसाया, विश्व में वास्तुकार का सबसे बेहतरीन ज्ञान दिया, वहां के शासक की बुद्धि इतनी भ्रष्ट कैसे हो सकती है कि वो अपनी प्रजा को लेकर इतना लापरवाह हो गया। हमने आज तक बहुत जंग लड़ी, रणभूमि में दोबारा फूल भी उगते देखा, पर ये मिट्टी तो बिना किसी जंग के बंजर होती जा रही है। इनकी किस्मत ही कुछ ऐसी है। जो छोटा है उस राजकुमार को गद्दी पर बैठा दिया, और जो लायक है उस राजकुमारी को देश से बाहर निकाल दिया, राजदूत ने बताया। रोम के सेनापति ने जिज्ञासा के साथ पूछा, कौन है वो राजकुमारी? ओलीट्स की दूसरी बेटी क्लियोपैट्रा। जब महाराज ओलीट्स देश से निकाले जाने के बाद वापस इजिप्ट आए तो क्लियोपैट्रा ही थी जिसने महाराज का राजपाट संभालने में मदद की। लोग कहते हैं बहुत सुंदर है वो, नीली कटीली आंखें, लंबी नाक, घुंघराले बाल, सूरत पे भोलापन और तीव्र बुद्धि, भला की खूबसूरत। राजदूत एक सांस में बोलता गया। सेनापति भी पहली बार किसी लड़की के बारे में इतने ध्यान से सुन रहे थे। इतना ही नहीं, पूरे इजिप्ट में सिर्फ एक वही है जिन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान है, ग्रीक, इजिप्शियन, अरबिक, हिब्रू, रोमन, और तो और सुनने में आया है कि कोई भी मर्द राजकुमारी क्लियोपैट्रा की माया से बच नहीं पाया। हम महिलाओं की इज्जत करते हैं, पर सब मर्द इतने कमजोर नहीं होते कि किसी लड़की के चंगुल में फंस जाएं। अगर बुद्धि और खूबसूरती का इस्तेमाल अपने देश को धोखा देने में किया जाए तो हमारे लिए वो बस एक देशद्रोही ही है, सेनापति ने गुरूर से कहा। तभी रास्ते में अचानक एक टूटी हुई मूर्ति का सर सेनापति और राजदूत के घोड़े के सामने गिर पड़ा। कुछ तो था उस मूर्ति में जिसे देख सेनापति अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। उनकी चुप्पी को तोड़ राजदूत चौंकते हुए बोला, कमाल है, अरे यही तो है क्लियोपैट्रा जिसके बारे में मैं आपको इतनी देर से बता रहा था। सेनापति भी हैरान थे कि भला इतनी खूबसूरत और नाजुक सी राजकुमारी ने अपने ही पिता को क्यों मारा होगा। उधर क्लियोपैट्रा बहुत देर कुछ सोचने के बाद एसम से बोली, मुझे रोम की छावनी में जाना है, पर वहां रोम का सबसे जाबाज सेनापति आया है। आखिर आप अपने ही दुश्मन की छावनी में मौत को गले लगाने क्यों जाना चाहती हैं? हैरान परेशान होकर एसम ने पूछा। रोम दुश्मन होगा इजिप्ट का, पर अभी इजिप्ट की नजरों में मैं उससे भी बड़ी दुश्मन हूं। तुरंत ये संदेश भिजवाओ कि मुझे उनके सेनापति से मिलना है। क्लियोपैट्रा की नजरें ये कहते वक्त बस छावनी पर ही थी। एसम ने एक लंबी सांस ली और आगे छावनी की ओर बढ़ते हुए बोला,
न जाने हमें रोम से क्या ही मदद मिलेगी। वहां उसने बाहर खड़े एक रोमन सैनिक से कहा, इजिप्ट की महारानी क्लियोपैट्रा रोम के सेनापति से मिलना चाहती हैं। ये सुन वो रोमन सैनिक हंसने लगा। क्या कहा? इजिप्ट की महारानी? हम सबको बेवकूफ समझते हो? अरे देखो इन्हें, इजिप्ट की महारानी का संदेश लाए हैं। चलो निकलो यहां से, वरना सर धड़ से अलग कर देंगे। दूसरे सैनिक ने अपनी तलवार दिखाकर चेतावनी दी। एसम डर के मारे वापस क्लियोपैट्रा की तरफ भागा। जहां एक तरफ डर का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ अलेक्जेंड्रिया के महल में रोम के सेनापति के आने की खबर से हलचल मची हुई थी। मैं कैसी लग रही हूं? सुना है बहुत बहादुर और रूपवान है रोम के सेनापति। उन्हें भी तो मुझे देखकर लगना चाहिए कि वो इजिप्ट की महारानी से मिल रहे हैं। राज सिंहासन पर बैठी आर्सेनोई ने बगल में खड़ी अपनी दासी से कहा, आप भी तो रूपवती हैं महारानी, चिंता न करें, आपको देखकर वो भूल ही जाएंगे कि वो यहाँ क्यों आ रहे हैं। दासी ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। तभी सामने खड़े पहरेदार ने ऐलान किया, श्रद्धास्पद रोम के महान सेनापति और राजदूत राजभवन में पधार रहे हैं। और इसी के साथ सबकी नजरें प्रवेश द्वार की ओर जम गईं। बेचैन टॉलेमी वहां आकर बैठा ही था कि तभी सेनापति और राजदूत किसी तूफान की तरह भवन में अंदर आ गए। सेनापति ने आते ही सख्त लहजे में मुद्दे की बात की। हम यहाँ अपनी मेहमान नवाजी नहीं, बल्कि काम की बात करने आए हैं। रोम जानना चाहता है कि महाराज टॉलेमी के गद्दी पर बैठ जाने के बावजूद इजिप्ट अपना लगान क्यों नहीं भर रहा है। सेनापति का ये रुबाब देख टॉलेमी के पसीने छूट गए। जो जवाब उसके पास था ही नहीं, वो टॉलेमी भला कैसे दे पाता। दूसरी ओर आर्सेनोई का तो मुंह ही बन गया जब उसने देखा कि सेनापति ने उसे रेत के तिनके जितना भी भाव नहीं दिया। तभी अचानक पोथाइनस ने कहा, सेनापति जी, मैं आपको इस बात की। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, सेनापति ने बिना उसकी ओर देखे उसे हाथ दिखाकर चुप कर दिया और पूरे भवन में सन्नाटा छा गया। टॉलेमी ने लगभग हकलाते हुए कहा, वो मैं इजिप्ट। तभी अचानक आर्सेनोई अपनी गद्दी से उठ खड़ी हुई और बोली, सेनापति जी, हमें पता है कि पिछले 2 सालों से हम रोम के लिए अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहे हैं, पर आप नहीं जानते कि इजिप्ट के लोगों ने एक देशद्रोही के चलते क्या क्या नहीं देखा है। हमारी नियत एकदम साफ थी, पर क्लियोपैट्रा ने हमारा सारा खजाना ऐशो आराम में उड़ा दिया। जितनी परेशानी रोम के महाराज को हो रही है, उतनी ही इजिप्ट के गरीब लोगों को भी। इस गलती की असली गुनहगार तो क्लियोपैट्रा ही है। पर अब इजिप्ट की महारानी होने के नाते मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखती हूं। सभी आर्सेनोई की बात सुनकर हैरान थे। आर्सेनोई भी सेनापति को मनाने के लिए एक सांस में सब कुछ बोले जा रही थी। सुना है कि पॉम्पी इजिप्ट में ही कहीं है और उसका मिलना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए अगर आप इजिप्ट को लगान की भरपाई करने के लिए बस थोड़ा सा समय और दें, तो वादा करती हूँ कि मैं खुद पॉम्पी को ढूंढ आपके सामने रख दूंगी। उसकी बात सुन सेनापति भी सोचने पर मजबूर हो गए। ठीक है, लेकिन याद रहे, बस 2 महीने और, नहीं तो फिर महल का हर व्यक्ति बाज के मुंह में होगा। गद्दारी हमें हरगिज पसंद नहीं, फिर चाहे वो पॉम्पी की हो, क्लियोपैट्रा की या फिर आप दोनों की। अगर क्लियोपैट्रा हमारे राज्य में होती तो अभी तक सर कलम हो चुका होता उसका।
याद रहे, अब कोई भी गलती हुई तो इस गद्दी पर इजिप्ट नहीं, रोम बैठेगा। ये कह वो वहां से राजदूत को लेकर वापस रवाना हो गए। उनके जाते ही सभी की सांस में सांस आई। आर्सेनोई ने मन ही मन सोचा, चलो क्लियोपैट्रा जाते जाते किसी काम तो आए। इस सेनापति के हाथ लगे तो उसकी खैर नहीं। उधर एसम ने क्लियोपैट्रा को सब बता तो दिया था, पर न जाने क्यों क्लियोपैट्रा ने कुछ जवाब नहीं दिया और चुपचाप बैठी रही। तभी अचानक उसे छावनी से कोई आदमी बाहर आता हुआ दिखा। उसे देखते ही क्लियोपैट्रा तुरंत वहां गई और उससे पूछा, जरा सुनिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं रोम के सेनापति से कैसे मिल सकती हूं? वो आदमी सेनापति का सलाहकार था। उसने क्लियोपैट्रा को देखते ही पूछा, कौन हो तुम? क्लियोपैट्रा ने धैर्य के साथ कहा, मैं इजिप्ट की महारानी क्लियोपैट्रा। मेरा सेनापति से मिलना बहुत जरूरी है। ये सुनते ही न जाने क्यों सलाहकार चिढ़ गया। देखो, उस देशद्रोही क्लियोपैट्रा का नाम दोबारा मत लेना, वरना यहां से जिंदा नहीं निकल पाओगी। निकलो यहां से। क्लियोपैट्रा उसके रवैये से हैरान थी। देखिए, मैं ही हूं क्लियोपैट्रा। मुझे सेनापति से बहुत जरूरी बात करनी है। मैं विनती करती हूं, मुझे बताइए कि मैं उनसे कैसे मिल सकती हूं। सलाहकार ने क्लियोपैट्रा की बेइज्जती करते हुए गुस्से में कहा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चुपचाप चली जाओ यहां से। सेनापति के पास इतना फालतू समय नहीं है कि तुम जैसी ऐरी गहरी औरत से मिले। अपनी हालत देखिए। सेनापति क्या, कोई सैनिक भी तुम्हारे मुंह नहीं लगेगा। ये कहते हुए वो वहां से वापस अंदर चला गया और क्लियोपैट्रा की ये कोशिश भी नाकामयाब हो गई। महल में आर्सेनोई और पोथाइनस के बीच गहन चर्चा चल रही थी। पोथाइनस परेशान होते हुए बोला, महारानी आर्सेनोई, आज तो आपने हमें किसी तरह बचा लिया, लेकिन अभी भी इस महल के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अब ये महल नहीं, इजिप्ट की जनता हमारी राजगद्दी को बचाएगी। जाओ, जाकर पूरे देश में ऐलान कर दो, आज से राज्य के हर घर से कोई एक मजदूरी के लिए रोम भेजा जाएगा और पड़ोसी राज्यों में भेजी जाने वाली आर्थिक मदद को भी बंद किया जाएगा। आर्सेनोई ने कुछ सोचते हुए कहा। पोथाइनस को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इतना बड़ा फैसला, आप निश्चित रूप से यही चाहती हैं ना? इस पर आर्सेनोई ने उसे घूर कर देखा और उसे वहां से जाने का इशारा कर दिया। क्लियोपैट्रा ने अपने गुस्से पर काबू कर एसम को पूरी रात वहीं रुकने का इंतजाम करने को कह दिया। पर आसमान सीरिया का था और सामने छावनी रोम की। इससे विचलित क्लियोपैट्रा बस कल सुबह होने का इंतजार कर रही थी। रोम के सेनापति और राजदूत भी सूरज उगने से पहले छावनी में वापस आ चुके थे। अगले दिन सुबह होते ही क्लियोपैट्रा के दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसने जब अपनी योजना एसम को बताई तो एसम दंग रह गया। नहीं महारानी, मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। आपको पता है इस काम में कितना खतरा है। क्लियोपैट्रा ने भी दृढ़ता के साथ उससे कहा, अगर अभी ये आखिरी खतरा नहीं उठाया तो हमारा पूरा मकसद पानी में चला जाएगा। पर महारानी, इससे पहले कि एसम कुछ और बोल पाता, क्लियोपैट्रा ने अपना फैसला सुना दिया। मुझ पर यकीन रखो और तुमसे जितना कहा है उतना कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। रात हो गई थी। रोमन सैनिक खाना खाकर थोड़ा सुस्त हो गए थे। तभी अचानक सिर पर टोपी लगाए बड़ी दाढ़ी वाला एक व्यक्ति हाथ में लकड़ी का डब्बा पकड़े जोर जोर से चिल्लाते हुए जा रहा था।
एक का साथ, एक का साथ, एक बार में खाते ही हो जाओगे बिंदास। एक का साथ, एक का साथ। उसके अनोखे अंदाज को देख रोम का एक सैनिक उसके पास आया और बड़ी जिज्ञासा से पूछने लगा, ओ भैया, क्या लाए हो इसमें? बदहजमी की दवाई है क्या? नहीं नहीं साहेब, ये तो जादू है। इसे लेते ही दुखी को सुख मिल जाता है, सुखी को चैन, और आप जैसे मेहनती लोगों के लिए बिना सोए सपने दिखाने का एकमात्र इलाज है ये। अरे मेरी मत सुनिए, आप खुद खाकर देख लीजिए। ये कहते हुए उसने डब्बे से निकाल कर एक लड्डू उस सैनिक को पकड़ा दिया। रोमन सैनिक ने उसे खाते ही कहा, लाजवाब है, कितना स्वादिष्ट है। अच्छा लगा ना? इसे बाकियों के लिए भी ले जाइए, फिर देखिए कमाल। ये कहकर उसने 14 लड्डू एक कपड़े में बांध उसे थमा दिए। रोमन सैनिक ने वो लड्डू खरीदे और वापस जाकर वहां खड़े सभी सैनिकों में बांट दिए। दरअसल वो लड्डू वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि भेस बदले क्लियोपैट्रा का सैनिक एसम ही था। जैसे ही सारे रोमन सैनिक लड्डू खाकर नशे से झूमने लगे, एसम ने पेड़ के पीछे रोमन सैनिक के भेस में खड़ी क्लियोपैट्रा को इशारा किया और फिर मौका देखते ही वो छावनी के अंदर घुस गई। कैसे पता चलेगा इनमें से सेनापति कौन है? अंदर पहुंचते ही रोमन सैनिक की पोशाक में क्लियोपैट्रा ने सोचा। तभी उसे किसी के आदेश की आवाज सुनाई दी। ए सुनो, पीछे कोठरी से मदिरा की एक बोतल निकालकर सेनापति के तंबू में ले जाओ, उनका मित्र उनसे मिलने आया है। नौकर ने हामी दी और मदिरा निकालने चला गया। लकड़ियों के ढेर के पीछे छुपी क्लियोपैट्रा ने सोचा, यही सही मौका है जानने का कि सेनापति कहाँ है, और नौकर का पीछा कर सेनापति के कक्ष के बाहर पहुंच गई। आसपास किसी को न देख क्लियोपैट्रा झट से उस नौकर के सामने आई और आवाज बदलते हुए रोमन भाषा में बोली, अरे तुम डांट खाना चाहते हो क्या? सेनापति ने कितनी देर पहले मदिरा की बोतल मंगाई थी। नौकर ये सुनकर डर गया, पर मुझे तो अभी ही ये बात बताई गई थी। तुम्हारी भी गलती नहीं है, वैसे भी मुझे अभी उन्हीं से काम था। तुम चाहो तो मैं उन्हें ये भी दे दूंगा। धन्य हो, तुम ये पकड़ो, मैं चला। ये कह नौकर ने बोतल रोमन सैनिक के भेस में क्लियोपैट्रा को पकड़ाई और खुद रफा दफा हो गया। क्लियोपैट्रा को लगा ही था कि उसका काम हो गया, पर तभी अचानक एक हट्टा कट्टा व्यक्ति अपने मोटे पेट पर हाथ फेरते हुए वहां आया और उसके हाथ से अचानक बोतल छीनकर बोला, बस इसे ही तो ढूंढ रहा था, जाओ यहां से, अपना काम करो। और वो सीधा सेनापति के तंबू में घुस गया। और लोगों की मौजूदगी में क्लियोपैट्रा को सेनापति से मिलकर कोई फायदा नहीं होने वाला था। मुझे उनसे अकेले में ही बात करनी होगी। उसने एक लंबी सांस भरी और खुद से कहा, अब पता नहीं कब तक इंतजार करना पड़ेगा। ये कहते हुए उसने जैसे ही आसमान की ओर देखा, उसके दिमाग में एक और तरकीब आई। अगले ही पल वो एक बड़े पेड़ की मोटी टहनी पर जाकर बैठ गई, जो कि ठीक सेनापति के तंबू के ऊपर थी। ये ठीक है, यहां से सब दिख रहा है। समय के साथ रात और काली होती जा रही थी। एक एक करके लोगों को नींद आने लगी थी, पर क्लियोपैट्रा एकदम चौकन्ना थी। उसने जैसे ही देखा कि सेनापति के तंबू से सब जा चुके हैं, वो अचानक तंबू के ऊपर कूद तलवार से छत चीरते हुए अंदर पहुंच गई। सामने एक आदमी आंख बंद कर आराम कर रहा था। क्लियोपैट्रा ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी और सख्त लहजे में बोली, अब तो आपको मेरी बात सुननी ही होगी सेनापति जी। तभी उसे महसूस हुआ कि उस तंबू में एक नहीं बल्कि 2 तलवारें हैं। दूसरी तलवार, जो कि सच में सेनापति की थी, पीछे से उसकी गर्दन पर आ रुकी। क्लियोपैट्रा ने खुद पर काबू रख तिरछी निगाह से उस तलवार की ओर देखा, फिर अचानक अपनी तलवार को उस सोते हुए व्यक्ति से हटाकर खुद को बचाते हुए पीछे की ओर हमला कर दिया।
उधर ऐसम वापस अपने भेस में आकर ठीक वही करने की कोशिश कर रहा था जैसा उसके और क्लियोपैट्रा के बीच तय हुआ था। उसने भी मौके का फायदा उठाया और छावनी के पीछे की ओर जाकर वहां मोटी बड़ी रस्सी के एक छोर को पेड़ से बांध दिया और दूसरे छोर को गोल घुमाते हुए छावनी के अंदर फेंक दिया। अंदर क्लियोपैट्रा को महसूस हुआ कि जिस तलवार पर वो हमला कर रही थी वो कोई आम तलवार नहीं थी। उसे समझ में आ गया था कि इस तलवार का मालिक खुद रोम का सेनापति है। तेज धार से वो खुद को बचाने में इतनी व्यस्त थी कि उसकी नजर सेनापति के चेहरे पर गई ही नहीं। अब तक तो सेनापति को भी पता चल गया था कि ये सैनिक कोई आम सैनिक नहीं है। तभी उन्होंने एक हाथ से तलवार को उसके बाजुओं की ओर चलाया और दूसरे हाथ से उसके दूसरे बाजू पर जोर का धक्का मारा। क्लियोपैट्रा ने भी चालाकी दिखाई और गिरते वक्त अपने पैर से सेनापति के पैर को फंसाकर उन्हें भी अपने साथ गिरा दिया। वो दोनों जमीन पर एक दूसरे की बाहों में आ गिरे। तभी क्लियोपैट्रा का रोमन सैनिक वाला नकाब खुल गया और उसके रेशमी घुंघराले बालों ने उसके चेहरे को ढक लिया। क्या? ये तो एक लड़की है। रोम के सेनापति चौंकते हुए बोल पड़े। उसे देखने के लिए जैसे ही सेनापति ने उसके चेहरे से बालों को हटाया, हैरानी से उनकी चीख निकल आई। क्लियोपैट्रा! ये तो वही लड़की थी जिसके बारे में कल उन्हें पता चला था। इस बीच पहली बार क्लियोपैट्रा की नजर भी सेनापति पर गई। न जाने क्यों क्लियोपैट्रा को उनकी सूरत जानी पहचानी लग रही थी। उसकी धड़कनें अपने आप तेज होती जा रही थी। तभी उसे कुछ याद आया। वो भी चौंकते हुए चिल्ला उठी, जूलियस सीजर आप!